नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट 30 आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है आपके 29 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। ये दोस्तों हिस्ट्री का जो है हम पेपर आज फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66 से चलेंगे आज, और ये चलेंगे हम 95 तक, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 66 का। विजयनगर साम्राज्य का वह वजीर जिसने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसे का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन देखिए, महमूद गवा, हुमायूं शाह, अहमद शाह या फिर यूसुफ आदिल शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा वजीर था दोस्तों जिसने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसे का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, क्या हो जाएगा, महमूद गवा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं दोस्तों बहमनी साम्राज्य के वजीर जो है महमूद गवा ने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसे का निर्माण करवाया था। यह मदरसा दोस्तों फारसी वास्तुकला शैली में निर्मित एक 3 मंजिला जो है भव्य इमारत थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों महमूद गवा की एक रचना आपको ध्यान में रखनी है, आपको पूछा जा सकता है। इनकी एक रचना है जिसको आपने याद रखना है, रोजन उल इंसान, ठीक है, नाम याद रखेंगे, रोजन उल इंसान, ठीक है। तो ये दोस्तों ये रचना है किसकी है, महमूद गवां की रचना है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर करें। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों आप लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करेंगे। सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत आने वाली नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत आने वाली नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम का कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए व्यास नदी को जो है क्या कहते थे, विपाशा कहते थे, ये तो ठीक है, ठीक है, गलत हमने चुनना है, ठीक है। और बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। कुर्रम जो है कुमु, ये भी ठीक है। और स्वात नदी सुवास्तु, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका ये गलत है दोस्तों, ठीक है। रावी नदी आप सभी जानते हैं, मैंने बता रखा है आपको। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, पुरुषणी नदी है, ठीक है। क्या है रावी का प्राचीन नाम, पुरुषणी, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो गलत है आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर दृश्यद्वती दे रखा है, ठीक है, दृश्यद्वती जो है ये किसका नाम है, ये ध्यान रखेंगे। ये घग्गर नदी से, ठीक है, इनकी घग्गर नदी का नाम है, ठीक है, घग्गर नदी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। दृश्यद्वती, ठीक है, दृश्यद्वती जो है ये किसका नाम है, घग्गर नदी का, ठीक है, ध्यान रखिए। साथ ही साथ दोस्तों ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो आप सभी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितनी नदियों का दोस्तों हमें उल्लेख मिलता है, 21, यानी कि 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 21 नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर करेंगे 68 का। औरंगजेब के काल में कौन सा विदेशी यात्री पेशे से एक चिकित्सक था। ऑप्शन देखिए, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, दूसरा देखिए फ्रैकोइस बर्नियर, निकोलो मनुची या फिर पीटर मुंडी।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का। आपको बताना है औरंगजेब के काल में कौन सा विदेशी यात्री पेशे से जो है एक क्या था, चिकित्सक था, यानी कि फिजिशियन था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ आप लोग आंसर करते रहें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर स्टेट का? राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको आपने ध्यान में रखना है। फ्रैंकोइस बर्नियर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको पूछा जा सकता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो उसको अपने ध्यान में रखना है। आपको पूछ लिया जाएगा कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? फ्रैंकोइस बर्नियर की पुस्तक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों को उनके खोजे जाने के वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपको 4 जो हैं सिंधु घाटी स्थल दे रखे हैं, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, बनावली और धौलावीरा। आपको दोस्तों इनके खोजे जाने के वर्ष के सही क्रम में जो है इनको लगाना है, यानी कि सबसे पहले जो है किसकी खोज हुई उसके बाद क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, कौन सा क्रम सही होगा? बताइए, सबसे पहले जो है किसकी खोज हुई थी इन चारों में? आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें हुई थी चन्हुदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका ऑप्शन कि ए फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट होगा। देखिए फर्स्ट किस किस में है? इसमें नहीं है आपका फर्स्ट। ठीक है, इसमें भी नहीं है, तो दोनों तो कट हो गए। ठीक है, अब 2 बजे आपके पास चन्हुदड़ो की खोज कब हुई थी? मैंने बताया अभी आपको 1931 में चन्हुदड़ो की खोज हुई। किसने की दोस्तों इसकी खोज, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखेंगे NG मजूमदार। ठीक है, नाम रखेंगे याद NG मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। तो NG मजूमदार ने दोस्तों खोज की थी चन्हुदड़ो की। कब की थी दोस्तों? याद रखेंगे 1931 में। ठीक है, इसके बाद खोज हुई दोस्तों किसकी? कोटदीजी की। ठीक है, यानी कि आपका जो कोटदीजी है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है इसकी खोज जो है कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1955 से 57 के बीच में। 55 से 57 के बीच में खोज हुई थी। दोस्तों देखिए, आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, मैंने आपको डिटेल में 1 बाय 1 सारे आपको करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो कोटदीजी मैंने बताया था। ठीक है, इसकी स्थापना इसकी खोज जो हुई कब हुई थी? 1955 से 57 के बीच में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, किसने की अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे कोटदीजी की खोज की थी दोस्तों फजल अहमद खान ने। ठीक है, किसने की थी? फजल अहमद खान। ठीक है, फजल अहमद खान ने खोज की थी दोस्तों कोटदीजी की। ठीक है, उसके बाद आपकी इसके बाद जो खोज हुई थी कोटदीजी के बाद किसकी हुई थी? बनावली की। ठीक है, किसकी हुई थी? बनावली की। कब हुई थी? 1974। ठीक है, बनावली की खोज कब हुई थी? 1974। ठीक है, 1974 में खोज हुई थी दोस्तों बनावली की। किसने की थी बनावली की खोज? RS बिस्ट। ठीक है, किसने की थी? RS बिस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे RS बिस्ट ने बनावली की खोज की थी। उसके बाद दोस्तों धौलावीरा आएगा आपका। ठीक है, धौलावीरा की खोज जो है कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी धौलावीरा की खोज। ठीक है, कब हुई थी? 1967-68 में खोज हुई थी। किसने की थी इसकी खोज? JP जोशी ने। ठीक है, किसने की थी? JP जोशी। JP जोशी। ठीक है, JP जोशी। तो यहाँ पर आपको सारे आपको ध्यान में रखने हैं। चन्हुदड़ो की खोज कब हुई, कोटदीजी की खोज कब हुई, बनावली की खोज कब हुई, धौलावीरा की खोज कब हुई। ठीक है, साथ ही साथ इनकी खोज किसने की, इनके नाम भी आपको सबके ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर सही क्रम जो हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, सही क्रम क्या हो जाएगा? 1 2
3, 4, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इनके जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इन स्थलों की आपको ध्यान में रखना है, खोज और खोजकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर भी आपको दोस्तों क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, राजवंश और संस्थापक दिए हैं। ठीक है, तो राजवंश मैंने आपको सब बता रखे हैं। ठीक है, संस्थापक कौन कौन है आपने बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 70 का। चलिए क्या हो जाएगा 70 का राइट आंसर। देखिए प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था बताइए। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, प्रतिहार वंश का संस्थापक बताइए, आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे प्रतिहार वंश का जो प्रतिहार वंश था, इसके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के कौन थे संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के कौन थे संस्थापक, दंती दुर्ग। ठीक है, और परमार का देखेंगे तो परमार जो राजवंश था, इसके संस्थापक थे दोस्तों उपेंद्र या कृष्णराज। ठीक है, और चंदेल के कौन थे, चंदेल के दोस्तों नन्नुक। ठीक है, ये क्रम रहेगा आपका, यानी कि 2, 1, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। इसका आंसर करेंगे 71 है, प्राचीन भारत में विश्वक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको बताना है प्राचीन भारत में विश्वक शब्द ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, ग्राम प्रधान के लिए, सेनापति के लिए, सीमा शुल्क अधिकारी के लिए, या फिर यज्ञ का ऋतित्व के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 71 का विश्वक शब्द जो है दोस्तों, ये धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ शब्द था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ याद रखेंगे, यज्ञ का ऋतित्व। ठीक है, यानी कि ऐसे याद रखें इसको, ये जो आपका विश्वक शब्द है, ये आपका धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा था। ठीक है, किससे जुड़ा था ये, धार्मिक अनुष्ठानों से। ठीक, ध्यान रखेंगे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा था दोस्तों ये शब्द विश्वक। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका विश्वक शब्द है, तो इसमें आपको कई बार यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राचीन जो वैदिक संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने ऐसे शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऋग्वेद में जो विश्वक का उल्लेख हमें मिलता है, वो अश्विनी कुमारों के आश्रित के रूप में भी मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में विश्वक का उल्लेख जो है अश्विनी कुमारों के आश्रितों के लिए भी दोस्तों इस शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। इसका आंसर करेंगे 72 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना वाणिज्यिक नियंत्रण के लिए की थी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, आपको आंसर करना है। दीवान ए रियासत एक विभाग का था दोस्तों, इस विभाग की दोस्तों स्थापना किसने की आपको बताना है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। चलिए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते ही हो, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण नीति जो है लागू की थी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बाजार आपको पूछा जा सकता है, बाजार नियंत्रण। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण नीति जो है किसने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लागू करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक जो है विभाग बनाया, और उस विभाग का नाम है दोस्तों दीवान रियासत। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए क्या किया था, दीवान रियासत विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, इस विभाग का दोस्तों मुख्य कार्य क्या था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखना और वाणिज्यिक गतिविधियों की निगरानी करना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, किस चोल शासक ने गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की और वहाँ जो है चोलगंगम तालाब बनवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा चोल शासक था जिसने गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की और वहाँ जो है चोलगंगम तालाब बनाया था। ऑप्शन देखिए, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या फिर कुलोत्तुंग, या फिर आदित्य प्रथम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 73 का चोल शासक राजेंद्र प्रथम दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों पाल शासक महिपाल को हराने के बाद जो है किसकी स्थापना की थी, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, गंगैकोंडचोलपुरम का मतलब होता है गंगा जीतने वाले चोल का नगर। ठीक है, गंगा जीतने, ठीक है, गंगा जीतने वाले चोल का नगर, चोल का नगर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये गंगैकोंडचोलपुरम की दोस्तों स्थापना कब की थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रथम ने जो है कब किया था इसको, जब राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक को हराया था। पाल शासक कौन था, महिपाल। ठीक है, पाल शासक महिपाल को दोस्तों पराजित करने के बाद, हराने के बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। ठीक है, और वहाँ दोस्तों उसने यहाँ सिंचाई के लिए जो है क्या बनाया था, चोलगंगम नामक एक क्या बनाया था, एक विशाल जो है तालाब बनाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ राजेंद्र प्रथम आप जानती हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रथम को उसकी नौसैनिक शक्ति और दक्षिण पूर्व एशिया विजय के लिए इनको जाना जाता है, राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके लिए जाना जाता है, उनकी नौसैनिक शक्ति और दक्षिण पूर्व एशिया की विजय के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा गंगैकोंडचोलपुरम क्या है, चोलगंगम क्या है। ठीक है, आपको सब ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर करेंगे। 74 का, भक्ति आंदोलन के संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, बीजक, हरड़े वाणी, सूरसागर, कवितावली। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 74 का दादू दयाल। दोस्तों आपको मैंने बताया है दादू दयाल जो है ये निर्गुण भक्ति संत हैं दोस्तों। ठीक है, निर्गुण भक्ति संत। ठीक है, निर्गुण भक्ति संत। ठीक है, निर्गुण भक्ति संत दोस्तों दादू दयाल के उपदेशों का संकलन जो है क्या कहलाता है, तो उनके उपदेशों का जो संकलन है वो जाना जाता है दोस्तों, किससे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरड़े वाणी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दादू दयाल, दादू दयाल दोस्तों ये निर्गुण भक्त संत है और इनके उपदेशों को, इस संकलन को क्या कहते हैं, हरड़े वाणी कहते हैं। ठीक है, हरड़े वाणी और अंग बधु नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर हरड़े वाणी होगा या फिर आपको मिलेगा अंग बधु। ठीक है, दोनों याद रखने, अंग बधु। ठीक है, अंग बधु। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा क्यों दादू दयाल के उपदेशों के संकलन को क्या कहते हैं, तो हरड़े वाणी या अंग बधु नाम से जाना जाता है। दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों दादू दयाल जो है इन्होंने जो है दादू पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी, दादू पंथ की, दादू पंथ। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है दादू पंथ। ठीक है, साथ ही साथ जो दादू दयाल थे दोस्तों इनके शिष्य थे, दो नाम आपको याद रखने। दादू दयाल के शिष्य कौन थे, आपको पूछ लिया जाएगा। एक तो याद रखेंगे रज्जब, नाम सुना होगा आपने, रज्जब, रज्जब, और दूसरा याद रखेंगे संत दास। ठीक है, संत दास। तो दोस्तों ये दो जो हैं क्या थे, शिष्य थे दोस्तों दादू दयाल के, रज्जब और संत दास।
ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों इनके जो उपदेशों का संकलन है हरड़े वाणी जो है दोस्तों इनके शिष्यों ने ही दोस्तों इसको जो है किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह संकलन जो किया था ना, तो इन दोनों ने ही किया था, रज्जब और संतदास ने। ध्यान रखेंगे, दोनों शिष्य थे दादू दयाल के। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर आंसर करें। संगम युगीन शब्दावली के अनुसार उलेवर किसे कहा जाता था? चलिए आंसर कीजिए। धनी किसान, साधारण हलवाही, खेतिहर मजदूर, राजा का सलाहकार। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का? प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मैंने बताया था आपको दोस्तों कि संगम काल को आपने अच्छे से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संगम युगीन शब्दावली के अनुसार जो उलेवर है, ये उलेवर किसे कहा जाता था? धनी किसान को कहा जाता था या फिर खेतिहर मजदूर को? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 75 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका साधारण हलवाही। ठीक है, उलेवर किसे कहा जाता था? जो साधारण हलवाही थे उनको कहा जाता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगम युगीन में दोस्तों जो धनी किसान थे उनको क्या कहा जाता था? चलिए बताइए। जो धनी किसान थे उनको क्या कहा जाता था संगम काल में? क्या हो जाएगा? संगम काल में जो धनी किसान थे उनको कहा जाता था वेल-लाल। ठीक है, मैंने बताया था आपको वेल-लाल। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों संगम काल में जो है आप जानती हैं कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। ठीक है, एक कर का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। संगमकालीन जो कर है भूमि कर था एक। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है संगम काल में एक कर था आपका भूमि कर, जिसे क्या क्या कहा जाता था? इरे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इरे जो है ये संगम युगीन या संगम काल में जो है एक कर था दोस्तों। ये किस प्रकार का कर था? ये भूमि कर। ठीक है, भूमि कर इरे। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर करेंगे। सल्तनत काल के इतिहास लेखन के संदर्भ में तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है, जो सैयद वंश के इतिहास का एकमात्र जो है समकालीन स्रोत है? ऑप्शन देखिए। जियाउद्दीन बर्नी, यामहा बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, या फिर शम्स ए सिराज अफीफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको आंसर करना है यहाँ पर तारीख मुबारक शाही जो है इसके लेखक कौन है, सीधे सीधे आपको ये बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तारीख मुबारक शाही जो है ये मैंने बताया भी है आपको पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? याह बिन अहमद सरहिंदी। सर हिंदी याद रखेंगे। ठीक है, तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है? अहमद सरहिंदी दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अहमद सरहिंदी दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो इन्होंने जो ये तारीख मुबारक शाही जो ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के इतिहास का जो है एकमात्र प्रमाणिक और समकालीन स्रोत है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर करेंगे। 77 का आंसर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख करता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? चलिए देखिए। सुत्त पिटक, महावग्ग, अंगुत्तर निकाय, दीपवंश। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? मैंने आपको बौद्ध ग्रंथ जो है आपको बताए थे, बौद्ध साहित्य बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था दोस्तों। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ जो है दोस्तों और विनय पिटक का एक भाग है। कौन सा है? महावग्ग। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महावग्ग आपको ध्यान रखना है, ये विनय पिटक का एक भाग है जिसमें मगध नरेश बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। मध्यकालीन भारत में अहदी सैनिक कौन थे? चलिए आंसर कीजिए। मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। ठीक है, मध्यकालीन भारत विशेषकर जो है मुगल काल में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मुगल काल में अहदी सैनिक कौन थे? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो किसी मनसबदार के अधीन होते थे,
वे भद्र घुड़सवार जो सीधे सुल्तान यानी कि बादशाह के प्रति वफादार थे और अपना घोड़ा स्वयं लाते थे। ऑप्शन सी देखिए, पैदल सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी, या फिर हाथियों के बेड़े का संचालन करने वाले। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मध्यकालीन भारत या विशेषकर मुगल काल में जो अहदी सैनिक थे दोस्तों, अहदी सैनिक वे भद्र घुड़सवार थे जो सीधे बादशाह के प्रति क्या थे, वफादार थे। तो यहाँ पर जो है 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनको क्या कहा जाता था, इन अहदी सैनिकों को कहा जाता था दोस्तों सज्जन सैनिक। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको, सज्जन सैनिक। सज्जन सैनिक इनको कहा जाता था दोस्तों, अहदी सैनिकों को। ठीक है, और इनका वेतन भी दोस्तों जो सामान्य सैनिक थे उनसे ज़्यादा होता है, यानी कि उनसे अधिक होता था इनका वेतन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए 79 आंसर करना है। शुंग काल में निर्मित सांची के स्तूप की वेष्टनी किस धातु पदार्थ की बनी थी। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो आपको बताना है शुंग काल में निर्मित सांची के स्तूप की वेष्टनी जो है यानी कि रेलिंग किस धातु की बनी हुई थी। लकड़ी, पाषाण, ईंट, तांबा। चलिए आंसर कीजिए, ये मैंने बताया था आपको। जो सांची का स्तूप था दोस्तों, इसका विस्तार किया था जो शुंग काल में जो आपके शुंग शासक थे, जैसे आपका पुष्यमित्र शुंग और उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने दोस्तों क्या किया था, जो सांची का स्तूप था, यानी कि पहले क्या था, अशोक काल में जो है किस चीज़ का बना था, लकड़ी का। ठीक है, बाद में फिर इसको जो ये रेलिंग थे उसको शुंग काल में क्या बना दिया गया, लकड़ी से फिर पाषाण कर दिया गया इसको। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पाषाण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। शुंग काल में सांची के स्तूप का विस्तार किया गया और अशोक कालीन जो लकड़ी की जो वेस्टनी थी यानी कि जो रेलिंग्स थी उसको हटाकर पाषाण यानी कि स्टोन की वेस्टनी लगाई गई थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग और उसके उत्तराधिकारियों ने बौद्ध कला को दोस्तों संरक्षण दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। यहाँ पर भी आपको जो है क्या करना है, सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर विभाग दिए हैं और संस्थापक दिए हैं। ठीक है, ये विभाग दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये विभाग जो है आपके पहला है दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, दीवाने खैरात या फिर दीवाने अर्ज। दोस्तों ये पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सही सुमेलित करना है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। पहले का दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसने की। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी याद रखेंगे। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए दीवाने को ही एक कृषि विभाग था दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। तो ये किसने किया था इसको स्थापना इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट हो जाएगा इसका, बी का फर्स्ट, ए का दूसरा। ठीक है, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात दोस्तों ये एक दान विभाग था। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चार हो जाएगा सी का। और दीवाने अर्ज आप जानती हैं, यहाँ बलबन हो जाएगा। ठीक है, दीवाने अर्ज, बलबन ने सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए दीवाने अर्ज जो है ये क्या था, सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, तो एक क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए का दूसरा, बी का फर्स्ट, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ए का दूसरा दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और दीवाने को ही आपका क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और दीवाने खैरात, दीवाने खैरात आपका फिरोज शाह तुगलक, और दीवाने अर्ज जो है बलबन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिस्टेक कर रखा है कुछ। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप उसको सही कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्रम रहेगा आपका। ठीक है, दीवानी मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवाने कोही कृषि विभाग था दोस्तों, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवाने खैरात जो है दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। और जो दीवाने अर्ज है इसकी स्थापना बलबन ने की। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसका आंसर करेंगे 81 का। 81 है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में अग्रसेन के नाम से किसे जाना जाता था। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कालाशोक। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सिकंदर के आक्रमण के समय। सिकंदर ने आक्रमण कब किया था, तो आप सभी जानते हैं 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व जो है, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय उत्तर भारत में अग्रसेन के नाम से किसे जाना जाता था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए। 81 का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, मगध के शासक घनानंद को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, अग्रसेन के नाम से इनको जाना जाता है। अग्रसेन यानी कि विशाल सेना का स्वामी, यानी कि इनके पास विशाल सेना थी दोस्तों घनानंद के पास, इसलिए इनको जो है अग्रसेन कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 82 है, मुगल काल में मदद ए मास जागीरें कैसी थी। ये भी मैंने आपको परसों हाल ही में बताया था प्रैक्टिस सेट में। मदद ए मास, मुगल काल में मदद ए मास जागीरें कैसी थी जिन्हें कभी भी छीना जा सकता था, जो वंशानुगत और लगान मुक्त थी, जो केवल सैनिकों को दी जाती थी, या फिर जो नगद वेतन के बदले दी जाती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 का, तो ध्यान रखेंगे मुगल काल में मदद ए मास जो है ये भूमि अनुदान थे दोस्तों, जो विद्वानों, संतों और धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाते थे। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो वंशानुगत और लगान मुक्त थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मुगल काल में मदद ए मास जो है ये भूमि अनुदान थे दोस्तों। क्या थे, भूमि अनुदान थे, जो विद्वानों, संतों और धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल कत्था संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, कायथा, नवदा टोली, एरेन और आजाद नगर। चलिए आंसर कीजिए। ताम्र पाषाणिक स्थल मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ताम्र पाषाणिक स्थल कत्था संस्कृति, ठीक है, कत्था संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 83 का राइट आंसर, बताइए। ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा और जो प्रतिनिधि स्थल है दोस्तों, वो है आपका कौन सा है, नवदा टोली। ठीक है, नवदा टोली दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कहाँ है, ये आपका दोस्तों कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे नवदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो है ताम्र पाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा और प्रतिनिधि स्थल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 84। 84 में आपको आंसर करना है दोस्तों, गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। देखिए पहला, जब नानक 16 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, बाद में वह एक व्यापारी और किसान बन गए। दूसरा देखिए, भाई मर्दाना की गुरु नानक से मुलाकात हुई और वे आजीवन मित्र बने रहे। उसके बाद सी देखिए, उन्होंने हिंदू और सूफी धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए पानीपत से असम की यात्रा की थी। डी में देखिए, वह श्रीलंका गए परंतु कश्मीर जाने की तीव्र इच्छा के बावजूद वहां नहीं जा पाए। तो यहीं पर आपको जो है दोस्तों राइट आंसर, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये दोस्तों कश्मीर की यात्रा इन्होंने की थी गुरु नानक जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, डी ऑप्शन आपका जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी जो उदासियाँ हैं, यानी कि जो अपनी यात्राएं उन्होंने की थी, तो उदासियों के दौरान कश्मीर की भी यात्रा उन्होंने की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85। इसका आंसर करेंगे दोस्तों, अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। चलिए आंसर कीजिए, ये तो मैंने कई बार आपको बता रखा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद। आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी है, तो ध्यान रखेंगे अलबरूनी।
ठीक है, किताबुल हिंद या फिर इसे क्या कहते हैं हम, तहकीक हिंद। ठीक है, तहकीक हिंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की दोस्तों रचना किसने की, अलबरूनी ने की दोस्तों। ठीक है, और यह मूल रूप से किस भाषा में इसको लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 85 का अरबी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद और या तहकीक हिंद की रचना जो है किस भाषा में की है, इन्होंने अरबी भाषा में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो ये ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, किताबुल हिंद, आपको पूछा जा सकता है इसमें कुल जो है कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो किताबुल हिंद जो है दोस्तों जिसको अलबरूनी ने लिखा है, इसमें 80 जो है अध्याय हैं दोस्तों। ठीक है, 80 अध्याय हैं इसमें, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो किताबुल हिंद है दोस्तों ये ग्रंथ, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, किताबुल हिंद का हिंदी में अनुवाद, ठीक है, इसका हिंदी में जो अनुवाद किया था दोस्तों किसने किया था, नाम याद रखेंगे, रजनीकांत शर्मा। ठीक है, किसने किया था, रजनीकांत शर्मा का नाम याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, किताबुल हिंद या जिसे हम तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं, इसका हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने। अगर आपको पूछ लिया जाए अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया, ठीक है, ये स्लाइड आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसमें फिर ऐड कर रहा हूँ कुछ आपका। देखिए, किताबुल हिंद का आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता चल गया किताबुल हिंद किसने लिखी है, अलबरूनी ने लिखी है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया है इसको, अरबी में। ठीक, यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में इसका अनुवाद किसने किया है। ठीक है, हिंदी में अभी बताया मैंने किसने किया था, रजनीकांत शर्मा ने। अगर आपको पूछ लिया जाए अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया था, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था दोस्तों सचारू ने। नाम याद रखेंगे, किसने किया था, सचाऊ ने, सॉरी, किसने किया था, सचाऊ ने। ठीक, और हिंदी में किसने किया था इसका अनुवाद वो भी याद रखेंगे, हिंदी में किया था आपका रजनीकांत शर्मा। ठीक है, रजनीकांत शर्मा। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करेंगे दोस्तों। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस सिंचाई परियोजना का उल्लेख मिलता है। चलिए ऑप्शन देखिए, सुदर्शन झील, महापद्मनंद द्वारा निर्मित नहर, चोलगंगम तालाब, मौर्यकालीन कुएं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 86, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, किसका है हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, खारवेल का है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसमें किस सिंचाई परियोजना का उल्लेख हमें मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का, क्या हो जाएगा 86 का राइट आंसर होगा महापद्मनंद द्वारा निर्मित नहर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा निर्मित नहर परियोजना का उल्लेख मिलता है। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किस भाषा में है, आपको ये भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये किसका है, कलिंग राजा खारवेल का है, और ये किस भाषा में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 में आपको आंसर करना है दोस्तों, मराठा शासन में काठ क्या था। चलिए बताइए, मराठा शासन में आपको बताना है काठ क्या था। ये भूमि माप की एक इकाई, एक प्रकार का जुर्माना, घोड़ों का एक ब्रांड, या फिर समुद्री घोड़े का अधिकारी। चलिए आंसर कीजिए, सॉरी समुद्री बेड़े का अधिकारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काठ या काठी पूछा जा सकता है आपको, काठ या काठी, इसको ध्यान रखेंगे, काठ या काठी। क्या था दोस्तों मराठा शासन में, काठ या काठी। तो दोस्तों ये भूमि माप की क्या थी, इकाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा, भूमि माप की एक इकाई थी दोस्तों मराठा शासन में, काठ या काठी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 88
इसका आंसर करेंगे। 88 है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में स्थपति नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। तो यहाँ पर मैंने उत्तर वैदिक काल जो है, ठीक है, आपको अच्छे से जो है डिटेल में जो है बताया है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्थपति नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। रथ हाँकना, सीमावर्ती प्रदेशों का न्याय करना, कोष का रक्षक, या फिर यज्ञ की वेदी बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का। उत्तर वैदिक काल में स्थपति नामक अधिकारी का मुख्य कार्य था, क्या था, सीमावर्ती प्रदेशों का न्याय करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, सीमावर्ती प्रदेशों का न्याय करना था दोस्तों। ठीक है, इस अधिकारी का काम। ठीक है, अधिकारी का नाम आपको याद रखना है, स्थपति नामक अधिकारी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर करेंगे। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे को लूटकर जो है उसकी अस्थियों को जला दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है। अकबर का जो मकबरा है दोस्तों सिकंदरा में, उसको लूटकर उसकी अस्थियों को जला दिया था। तो कौन सा जाट नेता था आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गोकुला, राजाराम, चूरामन, सूरजमल। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए भी चलें। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाट नेता राजा राम। ठीक है, राजा राम याद रखेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, राजा राम दोस्तों ये जाट नेता थे, और इन्होंने दोस्तों अकबर के मकबरे, यानी कि अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, उसको लूटकर उसकी अस्थियों को जला दिया था। ठीक है, जो मुगलों के लिए दोस्तों एक बड़ा अपमान था। इसको ध्यान रखिए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय जो है ऐहोल प्रशस्ति का लेखन किस धर्म के अनुयायी ने किया था। चलिए, शैव मत, वैष्णव मत, जैन मत, या फिर बौद्ध मत। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 90 का, ऐहोल प्रशस्ति। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर 90 का क्या हो जाएगा, 90 का राइट आंसर हो जाएगा जैन मत के अनुयायी थे दोस्तों। नाम भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 90 वाले क्वेश्चन में ऐहोल प्रशस्ति का जो लेखन है जैन मत के अनुयायी किसने किया था, रवि कीर्ति। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, रवि रवि कीर्ति ने दोस्तों किया था। यह प्रशस्ति दोस्तों बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए 91 का आंसर करेंगे। 91 है दोस्तों, तारीख इलाही या फिर खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने किस सुल्तान के दक्षिण अभियानों का विस्तृत वर्णन किया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर बलबन। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों, तारीख इलाही या फिर खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने किस सुल्तान के दक्षिण अभियानों का विस्तृत वर्णन किया है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो तारीख इलाही और जो खजाइन उल फुतूह है दोस्तों, इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। 92 का आंसर करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के कितने राजाओं का पूर्णतः उन्मूलन किया था। ऑप्शन देखिए, 3, 9, 12, या फिर 18। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92 का, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं का पूर्णतः उन्मूलन किया था। ठीक है, कितने राजाओं का किया था, 9 राजाओं का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। 93 का आंसर कीजिए। सिरसा सूरी की भूमि सुधारों के संदर्भ में जरीमाना क्या था। चलिए बताइए, भूमि की माप के लिए लिया जाने वाला शुल्क, धार्मिक कर, भू राजस्व का कुल हिस्सा, या फिर अनाज तौलने का शुल्क। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 का आपको बताना है शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों के संदर्भ में जरीमाना क्या था दोस्तों, जरीमाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का,
राइट आंसर हो जाएगा भूमि की माप के लिए लिया जाने वाला शुल्क। क्या था ये? भूमि की माप के लिए लिया जाने वाला शुल्क था दोस्तों जरीमाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह किसानों से भू राजस्व के अतिरिक्त लिया जाता था, जिसकी दर क्या थी पूछा जा सकता है। इसकी दर थी दोस्तों 2.5%। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पर आपको आंसर करना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है वो बताना है। पहला देखिए बलूतेदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि जरूरत पड़ने पर वे अपनी क्षमता के अनुसार ग्रामीणों की सेवा करें। दूसरा देखिए उनका पारिश्रमिक हमेशा वस्तु के रूप में दिया जाता था। वे गांव के मंदिरों के चढ़ावे का एक निश्चित हिस्सा और विशेष अवसरों पर कुछ अन्य परिलब्धियों के पात्र थे। डी देखिए स्थायी बलूतेदारों की सेवा के अधिकार और विभिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार को मिरास या वतन के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर 94 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि उनका पारिश्रमिक हमेशा वस्तु के रूप में दिया जाता था। ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए मध्यकालीन जो है महाराष्ट्र में जो बलूतेदार थे उनको जो है बलूतेदारों को पारिश्रमिक वस्तु के स्थान पर अनाज या फिर नकद या नकद भूमि के रूप में भी उनको दिया जाता था। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको आंसर करना है सल्तनत काल में इदरार से क्या तात्पर्य है। सल्तनत काल में इदरार, चलिए बताइए क्या तात्पर्य था इसका। युद्ध में लूटा गया माल, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली नकद, छात्रवृत्ति या फिर पेंशन, और एक प्रकार का दंड, घोड़ों का चारा। तो क्या था दोस्तों ये सल्तनत काल में इदरार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का? सल्तनत काल में इदरार से तात्पर्य है दोस्तों विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली नकद, छात्रवृत्ति या फिर पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 95 को बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सल्तनत काल में इदरार से क्या तात्पर्य था? इदरार क्या था? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली नकद, छात्रवृत्ति या पेंशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थे आपके 95 तक आज हमने देखा। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।